नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर असर को लेकर डरावने आंकड़े सामने आए हैं। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित द लैंसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ ने कहा है कि 2019 में प्रदूषण के कारण भारत में 23 लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु हुई। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में ऐसी 90 लाख मौतों में से एक चौथाई से अधिक भारत में हुई हैं। इसमें भी चौंकाने वाला तथ्य ये है कि 2019 में प्रदूषण से भारत में हुई कुल मौतों में से 16.7 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। देश में उस वर्ष सभी मौतों में से 17.8% मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित उस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की ये सबसे बड़ी संख्या है। पंजाब में अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया। किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर धरना देकर बैठ गए हैं और उन्होंने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसान 200 ट्रॉलियों में राशन और तमाम जरूरी सामान लेकर धरने पर पहुंचे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बातचीत जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो दिल्ली की तरह यहां भी आंदोलन किया जाएगा और बड़ी संख्या में किसान यहां धरना देंगे। बता दें, किसान प्रत्येक क्विंटल गेहूं पर 500 रुपये का बोनस चाहते हैं। उनका कहना है कि इस बार उनकी उपज पर गर्मी का बेहद खराब असर हुआ है। किसान पंजाब सरकार द्वारा धान की रोपाई की अनुमति 18 जून से देने के फैसले के भी खिलाफ हैं। उनकी मांग है कि धान की रोपाई की तारीख में बदलाव किया जाए। किसान चाहते हैं कि मक्का और मूंग के लिए सरकार एमएसपी को लेकर अधिसूचना जारी करे, गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए जाएं। पश्चिम बंगाल की यात्रा पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जबरदस्त चुटकी ली है। खड़गपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस वाले मोहन भागवत जी को मिठाई और फल खिलाएं और ये तय करें कि 4 दिनों के दौरान राज्य में कोई दंगा ना हो। भागवत मंगलवार से शुरू हुए आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। यह शिविर 3 सप्ताह तक चलेगा। ममता ने सवाल किया कि आरएसएस प्रमुख के केशरी में रहने का मकसद क्या है। मैं पुलिस वालों से कहूंगी कि प्रशासन की ओर से उन्हें मिठाई और फल भेज सकते हैं। उन्हें एहसास होने दें कि हम अपने मेहमानों के साथ कितने सौहार्दपूर्ण हैं। ममता बनर्जी ने यहां एक समीक्षा बैठक में अपने अधिकारियों से कहा। लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉक्टर रविकांत पर बुधवार को हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता कार्तिक पांडे ने विश्वविद्यालय परिसर में उन पर हमला किया। प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ कुछ दिन पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। प्रोफेसर रविकांत के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सत्य हिंदी के एक कार्यक्रम में एक टिप्पणी की गई थी। एबीवीपी के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के उस हिस्से पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स की कहानी का जिक्र किया था। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वो गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें जोरों पर थी कि हार्दिक जल्द ही कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं और बुधवार को ये बात सच साबित हुई। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके इस निर्णय का स्वागत हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं होता है और उनके पास रोड मैप नहीं है। यही नहीं, हार्दिक ने कहा कि गुजरात कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच मिला या नहीं। हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही हार्दिक ने इसमें कहा कि जब भी देश संकट में था या कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे। हार्दिक ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का गुजरात के प्रति ऐसा बर्ताव है जैसे उन्हें गुजरात और गुजरातियों से नफरत हो। हार्दिक ने कहा कि चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हो या जीएसटी का हो, देश इनका समाधान हमेशा से चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें बाधा बनती रही। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अब वाराणसी की अदालत इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान करेगी। बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई होनी थी। इसमें एक मामला महिला पक्ष की ओर से शिवलिंग और उसके आसपास के परिसर को लेकर दायर याचिका का था, जबकि दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने हाल ही में सरकारी ग्रांट से चलने वाले नए मदरसों की जांच का आदेश दिया था। अब उसने नए मदरसों को ग्रांट देना बंद करने का फैसला किया।
इस संबंध में 17 मई को योगी कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया और इसे फौरन स्वीकार कर लिया गया। ये प्रस्ताव दानिश आज़ाद अंसारी की तरफ से आया, जिनको मुस्लिम कोटे के नाम पर योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस संबंध में पूर्व की अखिलेश यादव सरकार की नीति को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि नए मदरसों को अब से कोई अनुदान नहीं मिलेगा। हालांकि अपने पिछले बजट में यूपी सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 479 करोड़ रुपए रखे थे, जिसमें राज्य के लगभग 16,000 रजिस्टर्ड मदरसों में 558 संस्थानों को ग्रांट दी गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले के बीच अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बयान को ट्विटर पर साझा किया है। मायावती ने कहा कि देश में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज़ादी के वर्षों बाद अब यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामलों की आड़ में साजिश के कर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। मायावती ने कहा कि इससे देश मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होगा। बीजेपी को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। मायावती ने कहा कि विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम जिस प्रकार से एक एक कर बदले जा रहे हैं, इससे शांति नहीं बल्कि आपसी नफरत बढ़ेगी। इससे ना तो देश और ना आम जनता को भला हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरार विलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। वो करीब 30 साल से सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की रिहाई की सिफारिश को ऐसे नहीं लटकाए रह सकते हैं। इस फैसले से मामले के अन्य 6 दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन दोषियों में नलिनी श्रीहरन और उसके पति मुरुगन शामिल हैं। पेरारी विलन ने 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उसे सजा में छूट देने की सिफारिश के बावजूद उसकी रिहाई में देरी से नाराज होकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इस मामले में एक कानूनी विवाद देखा गया कि माफी याचिका पर फैसला करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।